नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का क्या अर्थ होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में दो शब्द हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति और माप। माप से अर्थ होता है विधियाँ और केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी भी सांख्यिकीय श्रृंखला का औसत मूल्य। कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ मात्रात्मक जानकारियों के सांख्यिकीय श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या औसत मूल्य का पता लगाने की विधियाँ या तरीकों से है। जेपी गुइलफोर्ड ने बताया कि एक औसत जो होता है अवलोकनीय व्यक्तियों के समूह का एक केंद्रीय मूल्य होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है किसका? ऑब्जर्वेशंस और इंडिविजुअल्स का। क्लार्क के अनुसार औसत पूरे आंकड़ों का वर्णन करने के लिए एक एकल आंकड़ा खोजने का एक प्रयास है, यानी कि सिंगल डिजिट या सिंगल वैल्यू या सिंगल फिगर खोजा जाता है पूरे श्रृंखला के लिए। ए वॉक के शब्दों में कहें तो एक औसत मान एकल मान है जो उसे उसी तरीके में प्रतिनिधित्व करने के लिए मानों के समूह से चुना गया है। एक मान जो पूरे समूह को व्यक्त करे जिसका वह हिस्सा है अन्य इकाइयों की तरह ही। तो एक मान जो है पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है वो औसत कहलाता है, यानी कि जो मीन है वो उनमें ये विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक औसत या केंद्र प्रवृत्ति का एक एकल आंकड़ा है, सिंगल डिजिट है, जो किसी दिए गए वितरण से गणना के द्वारा प्राप्त किया जाता है ताकि पूरी श्रृंखला के बारे में एक केंद्रीय विचार उससे व्यक्त किया जा सके। औसत का मूल्य श्रृंखला में अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में पाया जाता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहली चीज़ होती है कि औसत जो होता है या मीन या माध्य जो होता है वो श्रृंखला की समग्र तस्वीर को प्रदान करता है, हमें तस्वीर बता देता है। हम जांच के क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक और हर तथ्य को याद नहीं रख सकते, इसलिए उसके सेंट्रल थीम को बताने वाले माध्य का प्रयोग करते हैं। औसत या माध्य मूल्य मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक निष्कर्ष निकालने के लिए अध्ययन के क्षेत्र के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। नेक्स्ट है यह समग्र रूप से समूह के प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण देता है और यह हमें विशिष्ट प्रदर्शन के संदर्भ में दो या अधिक समूह के बनाता है। तो तीन चीज़ें हैं, सेंट्रल वैल्यू बता देता है ये उसका, और दो समूहों की तुलना करना आसान हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के तीन माप हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। पहला हम देखते हैं आज माध्य। इसको हम सामान्य व्यक्ति के लिए औसत या माध्य का अर्थ होता है अंगणितीय माध्य, जिसका सरलता दृढ़ता के कारण इसको सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दृढ़ता का मतलब होता है कि ये रिजिड होता है, इसकी डेफिनेशन क्लियर कट है। अंगणितीय औसत को किसी चर के मूल्यों के योग को चरों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल के रूप में होता है। तो अंगणितीय माध्य क्या कहलाता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के तरीके विधियों के बारे में तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि या लंबी विधि और लघु विधि या कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो इसमें करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो सीरीज दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है, उसी मानों से डायरेक्ट ज्ञात किया जाता है। इसको लंबी विधि भी कहा जाता है। तीन श्रेणियाँ होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, विचिन्न श्रेणी और सतत श्रेणी। तीनों के लिए एक अलग अलग फॉर्मूला होता है। लास्ट की दो विधियों के लिए सेम ही है, और पहले वाले के लिए एक्स बार बराबर x1 x2 x3 प्लस xn तक बटे में n। तो जितनी भी राशियाँ हैं अलग अलग, उनका सबका जोड़ करके उनकी कितनी नंबर है, संख्या है, उनका भाग देंगे। विचिन्न श्रेणी में चूँकि बारंबारता दी हुई होती है, इसलिए बारंबारता और x को गुणा करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से सतत श्रेणी में भी मध्यमान निकाल करके और x जो कि मध्यमान है होगा उसको बारंबारता f से गुणा करेंगे और उनका योग लेकर के उसमें n यानी कि कुल बारंबारता का भाग देंगे। लघु विधि या कल्पित विधि को कल्पित माध्य विधि के रूप में, क्योंकि ये मध्य बिंदुओं से माध्य की गणना करने के बजाय हम एक कल्पित माध्य से माध्य का पता लगाते हैं। पहले हम कल्पित माध्य को मान लेते हैं और फिर सटीक माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें करेक्शन लागू करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है x बार बराबर a यानी कि कल्पित माध्य प्लस सिग्मा dx यानी कि कल्पित माध्य से लिया गया विचलन बटे में n यानी कि कैपिटल F। इसके अलावा संयुक्त माध्य, अलग अलग श्रृंखलाएं दी होने पर उनके संयुक्त माध्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि उनके माध्य अलग अलग श्रृंखलाओं के उनके माध्यम उनमें आइटम्स की संख्या दी हुई है, यानी कि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बटे n1 प्लस n2 का भाग देंगे तो ये संयुक्त माध्य आ जाएगा दोनों श्रेणियों का। तो n1 यहाँ n1 और n2 दोनों श्रेणियाँ, n1 और n2 दोनों श्रेणियों की संख्या है, और x बार 1 और x बार 2 जो है दोनों श्रेणियों के माध्य है, और x बार जो है दोनों का संयुक्त माध्य है। इस फॉर्मूले से हम संयुक्त माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, जो कि इंडिविजुअल श्रेणी का केस है। इसमें संख्या दी हुई है 4, 6, 8, 10 और 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 10, 12 को जोड़ेंगे और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 का भाग देंगे 40/5 यानी कि 8 आया, जो कि हमारा माध्य है। तो ये हो गया इंडिविजुअल श्रेणी में सिग्मा x अपॉन n वाला।
उसके बाद में दूसरा है डिस्क्रीट श्रेणी, जिसको हम विच्छिन्न श्रेणी कहते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 35, 40, 45, 50 और 55। आवर्ती एफ दी हुई है 3, 8, 7, 5 और 6। और अब इन दोनों को गुणा करेंगे एक्स और एफ को, तो आ जाएगा, देखो 35 दिया, 105, 40, 8, 320, इसे गुणा कर करके निकाल लिया। और इधर एफ का जोड़ किया वो एन के रूप में 29 हो गया, और इधर एफ एक्स का जोड़ किया लास्ट कॉलम में तो 1320 आया। अब हमारा सूत्र था एक्स बार का सिग्मा एक्स एफ एक्स बटे एन, तो उसमें वैल्यू पुट करी 1320 को ऊपर सिग्मा एफ एक्स की जगह और एन यानी कैपिटल एन की जगह 29 रखा और दोनों को डिवाइड किया तो 45.517 आ रहा है, जो कि हमारा समांतर माध्य होगा। तो ये है विच्छिन्न श्रेणी में। अब हम देखते हैं बारंबारता वाली और वर्ग अंतराल वाली, जिसको कहा जाता है सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया होता है 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, इस तरीके से दिया हुआ है ये। उसके सामने फ्रीक्वेंसी या विद्यार्थियों की संख्या f दी हुई है। उसके बाद हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला पुराने जैसा ही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा एन नीचे दे रखा है सूत्र में। तो अब हमें मध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि जो प्राप्तांक वर्ग या बारंबारता वर्ग है, ये वर्गांतर है, उसमें दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 0 और 5 को, और उसका आधा निकालेंगे, 2 का भाग दे करके 2.5 आ जाएगा। 5 और 10 को जोड़ेंगे 15 का आधा 7.5। ऐसे ही 10 और 15 को जोड़ेंगे 25 का आधा 12.5। तो ये इस तरीके से जो मध्य मूल्य या मीडियन वैल्यू निकाल लेंगे एक्स, स्मॉल एक्स, और फिर एफ को स्मॉल एक्स से गुणा कर लेंगे। तो 2.5 को 4 से गुणा किया तो 10.0, इसी तरीके से 7.5 को 6 से गुणा किया तो 45 आ गया। तो इस तरीके से सबको गुणा करते हुए एफ एक्स निकालेंगे, जो और फिर उनका टोटल गया तो 1080.0 आ रहा है। और जो ये 1080.0 आ रहा है सिग्मा एफ एक्स, और इधर एफ की जोड़ के दूसरे कॉलम में तो वो आ रहा है 60 एन बराबर। तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स 1080 और बटे में एन का वैल्यू 60, जो कि हमारा उत्तर आ रहा है 18 के बराबर। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया। तरीके से सतत श्रेणी में हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। ये वर्ग अंतराल वाली सीरीज में आप देख रहे होंगे 0 से 5 और फिर 5 से 10, तो यानी कि पहली का जो लास्ट है 5, दूसरे वाली का शुरुआत भी है। लेकिन ऐसी श्रेणी नहीं हो, उसको कैसे डील करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है। उसमें देखेंगे आप 80 से 84, फिर नेक्स्ट वाले में 75 से 79। अब इसमें देखो सीरीज को उल्टा कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि छोटी संख्या नीचे है और बड़ी संख्या ऊपर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन ये देखें कि आप लास्ट वाली जो संख्या है नेक्स्ट, यहाँ दूसरे नंबर वाली में 79 है, जबकि ऊपर वाली में 80 है, तो यानी कि संख्याएं आपस में सेम नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, वही मेथडोलॉजी रहेगी मीन निकालने की, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। बस ये है कि पहली और लास्ट को जोड़ेंगे, 80 और 84 को जोड़ा और उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 164 में 2 का भाग देंगे तो 82 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाली दोनों को जोड़ा 75 और 79 को तो 77 आ गया। इस तरीके से दोनों को जोड़ जोड़ के उनका 2 का भाग दे दे के संख्या निकालेंगे, जो कि हमारा मिड पॉइंट या मध्य बिंदु रहेगा। एफ आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7 तीसरे कॉलम में। अब एफ और एक्स को गुणा कर लेंगे पिछले वाले की तरह ही। तो 82 एकम 82, स्वतंत्र गुणा 3 तो आएगा 231, 72 गुणा 5 360, इसी तरीके से 67 गुणा 7 4 6 9 469 आ गया। तो इस तरीके से एफ एक्स निकालते जाएंगे, उनका टोटल ले लेंगे तो आएगा 3420, और एफ का टोटल लिया हमने तो एन बराबर 60 आ गया। अब फॉर्मूला वही रखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे एन, जो कि 3420 आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और बटे में 60 करेंगे एन की जगह, और हमारा उत्तर आएगा 57। तो इस तरीके से अगर समान संख्या रिपीट नहीं हो रही है दो कॉलम्स 2 वर्ग अंतराल में, तो उसका भी माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल्पित माध्य विधि से किस तरीके से माध्य ज्ञात किया जाता है, शॉर्टकट मेथड जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखो पदमूल्य दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है डिस्क्रीट सीरीज के रूप में, एफ की वैल्यू दी हुई है 3। तो इसको अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो 35, 40, 45, 50 और 55, तो इसमें बीच की वैल्यू देखते हैं हम नॉर्मली, उसको अपन कल्पित माध्य मानते हैं। तो यहाँ हमने कल्पित माध्य किसको माना, ए बराबर 45 को मान लिया, जो कि हाईलाइट भी किया हुआ है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम डी एक्स निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, कल्पित माध्य से विचलन निकालेंगे, यानी कि जो पदमूल्य एक्स दिया हुआ है उसमें से ए का वैल्यू यानी कि 45 माइनस करते जाएंगे। तो 35 माइनस 45 करेंगे तो माइनस का 10 देख रहे हैं आप तीसरे कॉलम में। इसी तरीके से 40 माइनस 45 करोगे तो माइनस का 5, 45 में से 45 करेंगे तो 0, 50 में से 45 करेंगे तो प्लस का 5, और 55 में से 45 करेंगे तो प्लस के 10 आया। और जो डी एक्स आया है एक्स माइनस ए, इसको हम एफ से गुणा कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में, विचलन और आवर्ती का गुणनफल देखेंगे अपन।
तो नेक्स्ट कॉलम में अपन देख रहे हैं, देखो आवर्ती को और -10 को गुणा किया, 3 गुणा -10 तो -30 आ गया। फिर 8 गुणा -5 किया तो -40 आ गया। 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है। फिर 5 को वापस 5 से, आवर्ती 5 और विचलन dx बराबर 5, तो 5 गुणा 5 करेंगे तो +25 आएंगे। इसी तरीके से लास्ट वाले लाइन में देखेंगे तो 6 गुणा 10 करेंगे तो 60 आएंगे। अब जोड़ बाकी करते वक्त कैसे करेंगे, माइनस को माइनस को जोड़ेंगे और प्लस का प्लस के साथ जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो लास्ट कॉलम में 30 और 40, माइनस के 70, और प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 25 + 60 85 हो गए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस की संख्या बड़ी है तो जो बचेगा वो प्लस वाला आएगा। तो 70 - 85 करेंगे तो 85 में से 70 घटे तो बचेंगे कितने, 15। तो सिग्मा FDX कितना आया, 15, लास्ट कॉलम में नीचे ही नीचे। और इधर हमारी फ्रेक्वेंसी आवृत्ति कितनी आ रही है, n बराबर सभी आवृत्तियों का योग आ रहा है 29। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDX बटे n। तो इसमें a का वैल्यू हमने 45 माना हुआ है तो 45 रख देंगे। सिग्मा FDX हमारे लास्ट कॉलम के नीचे क्या आ रहा है, 15, तो 15 रख दिया। n का वैल्यू हमारा 29 आ रहा है तो 29 रख दिया। अब 45 रखा और 15 बटे 29 को भाग दिया, तो 15 में 29 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.517। और ये प्लस का आ रहा है क्योंकि FDX यहाँ प्लस में आया है। कई बार हो सकता है कि FDX आपका माइनस में आएगा, तो ये जो निशान होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ 45 के बाद वाला। और अब इनको 45 में जोड़ेंगे तो 45 पॉइंट में ये जुड़ जाएगा। चूँकि 45 के आगे 0 पॉइंटों में कोई संख्या नहीं है और इधर ये पॉइंटों में, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 45.517। तो यही हमारा समांतर माध्य हो गया कल्पित माध्य विधि से। अगर हमारे पास वर्गंतराल वाला होता तो उसमें मध्य मूल्य ज्ञात करते, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे करके, और फिर बाद में यही प्रक्रिया अपनाते सेम। तो इस तरीके से कल्पित माध्य विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माध्य के उपयोगों की। तो माध्य के उपयोग के कुछ नियम हैं, जबकि इनके कुछ उपयोग निम्न प्रकार से हैं। तो माध्य वितरण में गुरुत्व केंद्र होता है, यानी कि जो श्रेणी होती है उसका गुरुत्व केंद्र होता है। प्रत्येक अंक इसके निर्धारण में योगदान देता है। जब स्कोर का प्रसार या संख्याओं का प्रसार केंद्रीय बिंदु के आसपास सममित रूप से होता है। माध्यिका और बहुलक की तुलना में माध्य अधिक स्थिर होता है, ताकि यह इसलिए क्या होता है, जब केंद्रीय स्थिरता के माप में सबसे अधिक स्थिरता देखनी हो तो इसका उपयोग किया जाता है। माध्य को अपने आंकड़ों की गणना के लिए किया जाता है, जैसे कि SD या स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन, सहसंबंध गुणांक, एनोवा, एनकोवा आदि, ये सब कैलकुलेशन में माध्य का उपयोग किया जाता है। तो माध्य के गुण या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, माध्य को कठोरता से परिभाषित किया गया है, इसलिए इसके अर्थ और प्रकृति के बारे में कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है। दूसरा, ये सबसे लोकप्रिय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है क्योंकि इसको समझना आसान है, इसकी गणना करना भी आसान है। इसमें वितरण के सभी स्कोर शामिल होते हैं, यानी कि इसकी गणना के लिए सभी जो मूल्य हैं उनका उपयोग किया जाता है। नमूने से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए परिणाम विश्वसनीय होते हैं, यानी कि सैम्पलिंग से इफेक्ट नहीं आता है। माध्य आगे के बीजगणितीय प्रयोगों के लिए सटीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में, नमूने, स्कूटोसिस आदि में इसका उपयोग करते हैं। माध्य के दोष क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। तो माध्य अतिवादी मूल्य या आउटलायर्स से प्रभावित होता है, यानी कि बहुत बड़ा मूल्य होगा, उसको हटाते ही माध्य कम हो जाएगा और उसको डालते ही माध्य बढ़ जाएगा। कभी कभार माध्य एक ऐसा मूल्य होता है जो श्रृंखला में मौजूद नहीं होता है, इसलिए ये बेतुका हो जाता है। जैसे कि 3 कक्षाओं में 41, 44 और 42 छात्र हैं और औसत निकालेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा 42.33। तो पॉइंटों में छात्रों की संख्या पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और जो बड़ा दोष है कि माध्य को ओपन एंडेड क्लासेज, यानी कि खुले अंतराल वाली मामलों में ज्ञात नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनकी क्लासों की सीमाओं को नहीं जान सकते। तो ओपन एंडेड क्लासों में माध्य ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार से माध्य का ये टॉपिक, आपका समांतर माध्य, गणितीय माध्य का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।